नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच में। हूं आपके साथ कृतिका, जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक अलग और नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हुई या फिर दुनिया की राजनीति हो या अर्थव्यवस्था या फिर हो आम आदमी से जुड़ी हुई, खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। और सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर अमित शाह की तरफ से चुनाव प्रचार किया गया और अमित शाह इस दौरान दहाड़ मारते हुए नजर आया और उन्होंने कहा कि ममता सरकार बदलेगी। ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही ममता सरकार पर हमलावर होते हुए भी इस दौरान अमित शाह नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान होना है 23 तारीखों से पहले। आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है देश से जुड़ी, जहां सीमा पार तो अंजाम तय, नहीं भूलेंगे पहलगाम अटैक। जी हां, भारतीय सेना की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। दरअसल कल के दिन की अगर हम बात करें, जो आने वाला कल है यानी 22 अप्रैल, ये वो तारीख है जिसे कोई भी भारतीय कभी नहीं भूल पाएगा। और उसके बाद में जिस तरीके से आतंकवादियों का हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। क्या रही पूरी कहानी, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर पड़ोसी देश नेपाल से, जहां बालेन का नया फरमान आ गया और छात्र राजनीति का दी एंड अब होने वाला है नेपाल के अंदर। आखिर ये फरमान क्यों दिया गया है, क्या है इसके पीछे की प्रमुख वजह और कौन कौन से छात्र संगठन वहां पर अभी इस समय एक्टिव है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, और जहां आपको बता दें कि सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां आज पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और राज्य में 2 चरणों में मतदान होना है। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, उसके बाद 19 अप्रैल को होगी दूसरे चरण का मतदान और फिर 4 अप्रैल को होगी वोटों की गिनती। तब पता चलेगा कि किस राजनीतिक दल की मेहनत कितनी रंग लाएगी। अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार करते नजर आए और ममता सरकार पर हमलावर हुए। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर एक बड़ा फैसला लिया कि मतदान के दिन यानी वोटिंग के दिन बाइक पर बैन लगा दिया गया है। अब आखिर बाइक पर यह बैन क्यों लगाया गया और क्या है इसके पीछे की प्रमुख वजह, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी सौरभ दत्ता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं चुनावी शोर पर ब्रेक। तो जी हां, आज चुनावी शोर पर लग जाएगा ब्रेक। पहले चरण के लिए जो चुनाव प्रचार का शोर है वो आज थम जाएगा, क्योंककि 23 अप्रैल को यानी गुरुवार को मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग होगी जिसमें 16 जिलों में ये वोटिंग होगी 192 सीटों पर। और इसके साथ ही चुनावी मैदान की अगर हम बात करें तो 1478 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है, अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले चरण में 3.60 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। 7000 से ज्यादा बूथ संवेदनशील हैं और इसमें इस बार अगर हम देखें पश्चिम बंगाल के अंदर तो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। और खासतौर पर अगर हम देखें तो 20 से 23 अप्रैल तक शराब की बिक्री पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध पश्चिम बंगाल के अंदर लगा दिया गया। और खासतौर पर अगर हम देखें तो नेपाल और भूटान बॉर्डर जो है वहां पे 23 अप्रैल तक इस बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। सीएपीएफ की तरफ से भी भारी तैनाती इस समय की गई है, यानी कि ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के बाद में अब जो शोर है वो इस समय थम चुका है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, चुनाव प्रचार करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर हमलावर हुए और कहा कि दीदी की विदाई तय है। और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे।
कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। तो चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही ममता सरकार पर भी हमलावर हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगतदल तथा कोलकाता के जोरासांको में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने का उनका भी कार्यक्रम है। तो हर एक राजनीतिक दल जो है वो इस वक्त अपने जो पार्टी के प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले चरण का मतदान 23 तारीख को है, उसके बाद में दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को होना है। लेकिन इसके साथ ही चुनाव आयोग भी इस समय फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि वोटिंग से पहले, वोटिंग के दिन नो बाइक का ये आदेश इस समय दिया गया है। क्या है ये आदेश, वो आपको बताते हैं। चुनाव के दिन मोटरसाइकिल पर बैन लगाने की बात इसके जरिए कही गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। अब ऐसे में आपात स्थिति में कहीं ना आप इस बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटरसाइकिल पर आप जुलूस नहीं निकाल सकते। ये आदेश इस समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया और साथ ही राजनीतिक गतिविधियों के लिए ये बाइक पर रोक लगा दी गई। दरअसल पिछले जो चुनाव हुए उसकी अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में जो हिंसा देखने को मिली, उस हिंसा को ध्यान में रखते हुए और ऐसी जो स्थिति है वो दोबारा से रिपीट ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के बाद में अब आज कहीं ना कहीं पहले चरण का मतदान के जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग इस समय पूरी तैयारी कर चुका है और एक और बड़ा फैसला लिया गया कि जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन बाइक पर बैन लगा दिया गया। बाइक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी केसेस में बाइक का इस्तेमाल होगा। कृतिका, देखिए आज शाम 5 बजे के बाद साइलेंस जोन शुरू हो जाता है, साइलेंस पर शुरू हो जाएगा और उससे बाद से ही चुनाव आयोग भी उसी साथ एक्टिव हो चुका है। उनका कहना है कि इस साइलेंस पीरियड में चाहे कोई हिंसा वाली घटना ना घटे, इसके लिए काफ़ी सारे कदम उठाए गए। पहले तो प्रिवेंशन अरेस्ट जो है उस प्रिवेंशन अरेस्ट को लेकर सख्त कदम उठाया गया है। जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जो 4000 लोगों के खिलाफ है उनको कार्यकर करने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ ये बाइक जो रैलीज है उस पर रोक टोक लगाया गया है। उसका कारण है कि बंगाल की चुनाव में जो हिंसा होती है उसमें बाइक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नज़र आता है और इसी यहाँ पे एक कॉइनेज ही है बाइक वाहिनी, तो इसी को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के दिन से लेकर कोई भी बाइक रैलीज नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल काम में बाइक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ जो बाइक में जो सवार होंगे जो सुबह शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ये रोक टोक है और फैमिलीज़ के लिए मेडिकल इमरजेंसी के लिए राहत दिया गया है। लेकिन बाइक के ऊपर कड़ी निगरानी रखा है निर्वाचन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि हर वो जरिया जिसको इस्तेमाल करके ये सारी हिंसा की घटना घटती है उन सारी चीज़ों के ऊपर चुनाव आयोग का नज़र है, चाहे वो बाइक वाहिनी हो और या फिर कुछ और। कृतिका, इसके साथ ही सौरभ, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो चुनाव प्रचार किया गया, उन्होंने इस दौरान ममता सरकार पर हमलावर होते हुए वो नजर आए और कहा कि दीदी का जो गुड बाय है वो इस समय तय है, उनका जाना तय है। कृतिका, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का ये कहने का काफी सारे कारण है, कारण जिस तरह से बीजेपी की जो रैलीज है वहाँ पे जन सैलाब दिखने को मिल रहा है। खुलकर जनता आकर ममता सरकार की जो 15 साल की जो शासनकाल है उसकी आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे वो नारी सुरक्षा हो, उद्योगहीनता हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, इन सारे मुद्दों पर जनता
खुली तौर से कैमरा पर सरकार की, ममता सरकार की आलोचना कर रही है। आप उल्टी तरफ अगर आप सीएम की अगर रैलीज देखें तो आप देखेंगे एक के बाद एक रैलीज में हर एक कदम को लेकर वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। अगर उनका हेलीकॉप्टर 30 मिनट लेट होता है एटीसी में, तो वो कहते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सारे बीजेपी के लोग भर भर के हैं। अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि पोलिंग डे के दिन और काउंटिंग डे के दिन पानी तक ना पिए, उसमें कुछ मिला सकते हैं। और सीएपीएफ को कह रहे हैं कि वो ईवीएम चोरी करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो सारी जो बातें हैं, इसको बीजेपी कहती है ये उत्पटांग बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना आपा खो रही है। और कल जिस तरह से वो इन सारी बातों को एक पॉइंट पे सिमट रही है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री 3 साल तक मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनको आज भवानीपुर में जो उनका गढ़ माना जाता है, वहां पे आज उनको स्ट्रीट कॉर्नर करना पड़ रहा है। वो मंच से रास्ते पर उतर आई है क्योंकि वो खुली तौर से अपनी वोटर्स को कह रही है कि मुझे वोट दे। आपने लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया, कोई बात नहीं, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है सौरभ के चुनाव प्रचार तो हुआ ही, लेकिन इस बार चुनाव प्रचार के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी ज्यादा देखने को मिला। यहां तक कि चुनाव आयोग के ऊपर भी कई सारे आरोप लगाए गए। जो प्रशासन की सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर कई तरीके के आरोप लगाए गए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चलिए रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि कल एक ऐसी तारीख है जिसे भारत और भारत के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। 22 अप्रैल, जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को गोली मार दी थी। और इस हमले के बाद आतंकवादियों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था, काफी उबाल था, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मात्र 25 मिनट के अंदर 26 मौतों का बदला लिया। 7 मई को आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले कर उन्हें नष्ट कर दिया। और अब कल इस हमले की बरसी है। और बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक तस्वीर के साथ एक पोस्ट साझा की, जिसमें लिखा कि आतंकवादियों को एक सख्त संकेत इस पोस्ट के जरिए दिए गए। भारतीय सेना ने अपनी इस पोस्ट में लिखा कि कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। जब इंसानियत की हदें पार की जाती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। न्याय हो चुका है, भारत एकजुट है। आखिर किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था और आज भारतीय सेना किस तरह और मजबूत हो रही है, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं नहीं भूलता भारत। तो पहलगाम हमले की कल पहली बरसी है। कल 1 साल हो जाएगा इस हमले को। आतंकवादियों ने जब अचानक से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो पर्यटक वहां पर पहुंचे थे उन पर हमला किया था और एक एक करके 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों की तरफ से। और साथ ही 26 बेकसूर भारतीयों को निशाना इस दौरान बनाया गया था। उस दौरान की कई सारी वीडियोस भी हम सभी ने देखी। और ऐसे में जिसके बाद में भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। मात्र 25 मिनट के अंदर 26 मौतों का ये बदला लिया गया। आतंकवादी ठिकानों को इस दौरान निशाना बनाया गया था भारतीय सेना की तरफ से। और भारतीय सेना जिसने आज एक बार फिर से ये पोस्ट की और ये बताया कि भारत के खिलाफ अगर आप मंशा रखोगे तो उसका जवाब देना भी भारत को बखूबी आता है, भारत भूलता नहीं है। और अगर आपने हद पार की तो इस बार सीधा वार होगा। आखिर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट में और क्या कुछ कहा गया वो आपको बताते हैं। सीधे तौर पर इस पोस्ट में लिखा गया कि कुछ सीमाओं को कभी पार नहीं किया जाना चाहिए। भारत है, ये भूलता नहीं है। और जब मानवता की सीमाएं पार होती हैं तो जवाब भी निर्णायक होता है। न्याय हो चुका है, भारत एकजुट है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय सेना की तरफ से ये पोस्ट किया गया और सीधा ये सख्त मैसेज दिया गया आतंकवादियों को, दुश्मनों को, कि अगर अब आपने हद पार की तो इस बार सीधा वार होगा। लेकिन अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो किस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि सिंदूर का प्रहार और सिंदूर के प्रहार के दौरान दुश्मन बिल्कुल लाचार नजर आया। इस दौरान एक नहीं बल्कि 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए। इसके साथ ही 11 पाकिस्तानी एयरबेस उस वक्त तबाह किए गए थे। और जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो उसमें 1, 2, 20, 30 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया था।
संयुक्त रूप से तीनों सेनाओं की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें व्यापक वैश्विक समर्थन भी पूरे विश्व का भारत को मिला था और सबने साथ दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आया था। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर पहलगाम हमले की बरसी पर आम लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आज सामने आई हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। से आज हालात पटरी पे आ गई है और टूरिस्ट आने लगे हैं। ये हमें ही पता है कि मतलब टूरिस्ट कितने आते हैं और कितने यहाँ से भी निकल जाते हैं। तो मैं इसकी बड़ी मजम्मत करता हूँ कि जो 22 अप्रैल को हुआ था, तो मेरी अपील रहेगी हर एक टूरिस्ट इंडस्ट्री से रहेगी, जो हमारे बाहर के टूरिस्ट भाई यहाँ से आते हैं उनको मेरी अपील रहेगी कि वो आइए, जोगदार आइए और यहाँ डिफरेंट फील करिए आप। जो आपको यहाँ पर हर एक चीज, हर एक गवर्नर साहब की अपील से यहाँ हर एक बागात ओपन हो गए हैं। तो हम इसको मजम्मत करते हैं जो 22 अप्रैल को ये वाक़ा हुआ। तमाम लोग हम इसको मजम्मत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि टूरिस्ट को पहलगाम आना चाहिए, लुत्फ उठाना चाहिए, ताकि कारोबार भी अच्छी तरह चले और हालात भी अच्छी तरह चले। तो आखिर आम लोग क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इसको लेकर वो हमने आपको सुनाई। और अब सीधा रुख करते इस वक्त हमारे सहयोगी का अनीस इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। सीधा उनके पास चलते हैं। अनीस, बेशक इस आतंकवादी हमले को 1 साल हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो दर्द है वो अभी भी कम नहीं हुआ। हमला जरूर किया गया और उस हमले का बदला भी भारतीय सेना ने बखूबी लिया। 26 मौतों का बदला मात्र 25 मिनट के अंदर भारतीय सेना ने लिया था। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे गृह मंत्री ने ये भी बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ था उसके बाद बंद नहीं हुआ था, वो अभी भी जारी है। और जो सेनाएं हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो अभी भी ऐसे मेजर्स ले रहे हैं, ऐसे चीज़ें काम ला रहे हैं कि ताकि जो टूरिस्ट कश्मीर आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, वो बिला खौफ यहाँ आए और यहाँ के जो सेहत अफजा मकाम है, ये जो पहलगाम है, जैसे खास करके जो पिछले साल जहाँ पे पहली बार ऐसा आतंकी हमला हुआ था, वहाँ फिर से जा सके। और आने वाले दिनों में हमें जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मेजर्स हैं जो लिए गए हैं ताकि यहाँ के जो पर्यटक हैं वो आ सके और इससे उसके बावजूद जो यात्री है वो भी बिला खौफ यहाँ आ सके। तो काफ़ी हद तक जो कारोबार है, जो टूरिज्म है, हम जानते हैं कि वो कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का। जो जीडीपी का इसका एक अहम हिस्सा यहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूट करता है। तो उसको ठीक करने के लिए काफ़ी सारी सरकार भी कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं। और उसके बगैर कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल रही है जो पहली बार कश्मीर में हो रही है अथॉरिटीज़ के ज़रिए से, सिक्योरिटी एजेंसीज के ज़रिए से, ताकि कश्मीर एक बेहतर जगह बने। इसके साथ ही अनीस, अगर हम बात करें भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना भी लगातार और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। नए नए हथियारों से लैस हो रही है आज हमारी भारतीय सेना। जी बिल्कुल, उसका हम एक आउटकम यही देख रहे हैं कि जितने भी जो ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है तब से आज तक बहुत ही कम जो है अटैक्स हुए हैं। और अटैक्स जो गन फाइट्स हुई है वो तभी हुई है जब जो हमारे भारतीय सेना है उन्होंने परस्यू किया है आतंकियों को, अलगाववादियों को। ऐसा नहीं हो कि इनिशिएटिव अलगाववादी या आतंकियों के जरिए से हुआ है। जब परस्यू किया गया है उनको तभी झड़पें हुई है। और उसके बगैर भी हम देखते हैं कि हैबिटेशन जहाँ पे आबादी है, ऑपरेशन सिंदूर के चलते आबादी से काफी ज्यादा कम जो है वायलेंस देखने को मिली है। और जितने भी अभी प्रेजेंट है हिस्टोरिकली हम देखेंगे सबसे कम नंबर्स जो है एक्टिव मिलिटेंट से एक्टिव टेररिस्ट के हैं अभी। और लोकल विजिबल जो रिक्रूटमेंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और इस टाइम सिर्फ 7 एक्टिव अलगाववादी है जो कहने को है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस बिलीव कर रहे हैं कि अभी है। बिल्कुल, और इसी तो के साथ ही ऐतिहासिक नंबर है, ऐतिहासिक लो नंबर है। बिल्कुल, भारतीय सेना मजबूत भी हो रही है और भारतीय सेना ने एक बार फिर से ये मैसेज भी, साफ मैसेज दे दिया है कि भारत जो है वो भूलता नहीं है और हद पार करोगे तो इस बार सीधा वार होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनीस, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत भूलता नहीं है। लेकिन इसी के साथ चलिए अब
आगे भी बढ़ेंगे खबरों में, खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बात करते हैं नेपाल की, जहां नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और इसकी वजह बने हैं 35 साल के युवा नेता बालेन शाह। जहां जेनजी स्टाइल की सोच के साथ सत्ता में आए बालेन शाह ने आते ही बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए, जिसमें खास तौर पर स्कूल सिस्टम में बदलाव, वीआईपी कल्चर खत्म और ऑपरेशन क्लीन करने जैसे कदमों ने सभी को चौंका दिया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री, अधिकारी सभी की संपत्ति जांच के दायरे में आ चुकी है, जिससे सियासी गलियारों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। और नेपाल में हमने देखा भी है कि आखिर किस तरीके से छात्र राजनीति में जेनजी आंदोलन निकला और उसका असर नेपाल में किस तरीके से पड़ा। अब ऐसे में बालेन शाह ने छात्र राजनीति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और पार्टी आधारित छात्र दल को भंग करने का सीधा ऑर्डर दे दिया गया। अब इस फैसले के पीछे आखिर क्या प्रमुख वजह है और नेपाल के प्रमुख छात्र संघ आखिर कौन कौन से हैं, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं बालेन सरकार का नया फरमान। तो बालेन सरकार की तरफ से ही नया फरमान दिया गया। नेपाल में जो विश्वविद्यालय से जुड़े जो छात्र संघ है, छात्र राजनीति करने वाले लोग, वो छात्र संघ कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब बंद कर दिए जाएंगे। उन्हें भंग करने का ऑर्डर इस समय दे दिया गया है नेपाल के पीएम की तरफ से और नेपाल में अब प्रासंगिक छात्र राजनीति हो जाएगी आगे आने वाले समय में। और आखिर बालेन शाह की तरफ से जो ये नया फरमान दिया गया है उसके पीछे क्या कुछ वजह है, वो उसमें भी अगर हम देखें तो इस फैसले के पीछे काफी महत्वपूर्ण तर्क भी दिया गया है, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री सचिवालय का बयान इस समय सामने आया इसको लेकर के, और ये बताया गया कि छात्र राजनीति को अप्रासंगिक इसमें बताया गया है। इस फैसले के पीछे जो प्रमुख तर्क है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जेनजी आंदोलन के बाद जरूरी नहीं है ये राजनीति, कैंपस पॉलिटिक्स से हिंसा और हड़ताल को बढ़ावा मिलता है, ये प्रमुख वजह इसके पीछे बताई गई है। इसके साथ ही पढ़ाई और अकादमिक माहौल इससे प्रभावित होता है। विश्वविद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा बनने से रोकना बेहद जरूरी है। तो सीधे तौर पर जो छात्र राजनीति है उसको रोकने की ये कोशिश और इसके साथ ही जो छात्र संघ है उनको भंग करने का आदेश इस समय दे दिया गया है। अब आखिर नेपाल में आखिर कौन कौन से प्रमुख छात्र संघ है उस पर भी एक फटाफट से नजर डाल लेते हैं, जिसमें छात्र संगठन की अगर हम बात करें तो नेपाल स्टूडेंट यूनियन जो कि नेपाली कांग्रेस के द्वारा है, और इसके साथ ही दूसरा है ऑल नेपाल नेशनल फ्री स्टूडेंट संघ जो कि यूएमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की तरफ संचालित, और साथ ही अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन जो क्रांतिकारी और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, बालेन शाह जब से उन्होंने जिम्मेदारी या यूं कही कि सत्ता में आए हैं तब से एक के बाद एक कई सारे फैसले, कई सारे कदम उनकी तरफ से उठाए गए, लेकिन अब जिसकी चर्चा हो रही है वो है छात्र राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि छात्र राजनीति को बंद करने की बात उनकी तरफ से कही गई है और छात्र राजनीति से जुड़े हुए जो भी संघ है उन्हें भंग करने का आदेश इस समय दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बालेन शाह ने आने के बाद 27 मार्च को एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और 27 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग में एक 100 पॉइंट एजेंडा उन्होंने घोषित किया और वो 100 पॉइंट एजेंडा था गवर्नेंस रिफॉर्म का। और उस 100 पॉइंट एजेंडा के गवर्नेंस रिफॉर्म में 86-87 जो उसका क्लॉज है उसमें पॉइंट में उसमें था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें भी चेंज करना जरूरी है। और उसके मुताबिक 3 अप्रैल को वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक घोषणा की और वाइस चांसलर के साथ बैठक में ये बात कही कि जो कैंपस से जो राजनीतिक दलों के जो स्टूडेंट्स यूनियन है उन स्टूडेंट्स यूनियन को कैंपस से हटाया जाए, उनके बैनर पोस्टर सारी चीज़ें हटाया जाए और उसकी जगह पे एक स्टूडेंट काउंसिल रहेगी
जिसे वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स भी कहा जा सकता है, और वो नॉन पॉलिटिकल बॉडी होगी। उसमें जरूर चुनाव होगा, लेकिन वो पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी का नहीं होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शिक्षकों का भी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक कोई एफिलिएशन नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट का भी कोई नहीं होगा। तो ये सारा उनका जो पैकेज है गवर्नेंस रिफॉर्म का और एजुकेशनल रिफॉर्म का, उसी का पार्ट है। इसके साथ उन्होंने यह भी घोषणा की कि 5वीं क्लास तक के छात्रों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उनका एक ऐसे ही असेसमेंट होगा। और उसके अलावा जो वहाँ के स्कूल है, स्कूल का नामकरण ऐसे किया जाए जिसमें कि वो नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति की झलक मिले। तो ये उनके रिफॉर्म एजेंडा का पार्ट है और निश्चित तौर पे कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि जिस जैन जी के आंदोलन से निकलकर वो सामने आए, चुने गए, उसी जैन जी के एक भाग को अलग थलग करना चाहते हैं। लेकिन उनका तर्क ये है कि जैन जी जो है एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी के रूप में आंदोलन में आई थी, और वो जो नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, स्टूडेंट जो है वो कैंपस के बीच रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप की वजह से कैंपस में पढ़ाई की कमी होती है। बिल्कुल, इसके पीछे प्रमुख वजह और तर्क भी दिए गए हैं इस फैसले के पीछे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नेपाल में सीधे तौर पर जेनजी आंदोलन से निकले बालिन शाह की तरफ से जब से उन्होंने पदभार संभाला है, सत्ता संभाली, तब से लेकर अब तक कई सारे महत्वपूर्ण कदम वो उठा चुके हैं, और अब एक और नया ये बड़ा कदम उठाया गया छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।